जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं जवाब पाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग भी मेरी मदद कीजिए इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में। ये यक्ष प्रश्न है। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब मोदी जी आए थे 2014 को, ही केम विद ए बैंग और इतनी ज्यादा मेजॉरिटी के साथ, अच्छी मेजॉरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आए। 2019 में आए, कैसे आए ये एक अलग मुद्दा है। 2024 में आए, लेकिन तीसरी टर्म में जीतना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल था, लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी के समर्थकों ने कर दिया और वो स्थिति पैदा हो गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था उसके आसपास मोदी जी पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि ये मोदी जी जैसे आए थे और 3 महीने पहले तक कोई ये कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि मोदी जी का जो ग्राफ है, उठता हुआ ग्राफ है, वो इतना तेजी से गिरेगा कि पूरे देश की जनता उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अब ये फैक्ट है। आप बिहार की सड़कों पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे लाखों लोग सड़कों पे हैं, रात के समय हैं, सुबह के समय हैं, पूरी तरह से राहुल और तेजस्वी के साथ खड़े हैं। और प्रियंका के गांधी के जाने के बाद तो उसमें भी 4 चांद लग गए हैं। उसके बाद और फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। तो उससे जनता के अंदर, जो युवाओं के अंदर उत्साह है, वो देखे बनता है। ऐसा उत्साह हमने जयप्रकाश के आंदोलन में भी नहीं देखा था। जिन्होंने गांधी जी का आंदोलन देखा है, शायद उनको ऐसा आंदोलन जिसमें गरीब गुरबा गांव का हर व्यक्ति गांधी जी के साथ खड़ा था, आज वही दूसरे गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? ये ऐसा हुआ क्यों और इतनी तेजी से क्यों हुआ? जो चढ़ता हुआ ग्राफ था वो अचानक इतने स्टीप गिरावट में क्यों आया? देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारी पिछली पीढ़ी को ये पता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए क्या किया। हमें नहीं पता, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं पता। तो उनको तो ये गुमराह करना बहुत आसान है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बारे में अनर्गल बातें की जाएं, झूठी बातें की जाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से और अमित मालविया जैसे आईटी सेल के चीफ के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाए और पंडित जी की छवि को गिराया जाए। लेकिन देखिए, जिन लोगों ने पंडित जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, उन्होंने क्योंकि उनके काम को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उनके 9 साल जेल जाने को देखा है, उन्होंने देखा है कि उस परिवार ने कैसे आनंद भवन, स्वराज भवन और जितने वहां पे उनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज थी वो देश को दी। उन्होंने उस संघर्ष को देखा है, इसलिए उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद कभी कांग्रेस का और पंडित नेहरू का साथ नहीं छोड़ा। ये तो पंडित नेहरू का पराभव हुआ जब उन्होंने एक दुष्ट राष्ट्र चीन से उम्मीद रखी कि वो मित्रता करेगा, उस पर विश्वास किया और चीनी हिंदी भाई भाई का नारा उस जमाने में लगा। शायद नेहरू जी का ये विचार था कि देश को आजाद हुआ है, कुछ ही दिन पहले आजाद हुआ है, हमको अपनी अवस्थापनाओं को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जीरो से ऊपर बढ़ना है। इसलिए एक ऐसे पड़ोसी को जो कि विस्तारवादी है, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अभी मित्रता का एक झांसा दिया जाए। उन्होंने किया और धोखा खाया। चीन ने हमें धोखा दिया और यही कारण था कि 1962 के बाद पंडित जी को बहुत खराब समय देखने का अवसर मिला। कृष्णा अय्यर को जिस प्रकार से, कृष्णा मेनन को जिस प्रकार से बदनाम हुए वो डिफेंस मिनिस्टर, और नेहरू जी हुए, वो सबके सामने है। लेकिन उसका कारण 1962 का वॉर था। इंदिरा जी 71 में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जेएमएल सिन्हा साहब का हुआ,
उसके बाद उन्होंने हड़बड़ाहट में इमरजेंसी लगा दी और फिर महसूस किया कि इसकी वजह से सूचनाएं उन तक नहीं पहुंची और जनता इमरजेंसी में के खिलाफ खड़ी हो गई और पूरे देश की जनता खड़ी हो गई। नॉर्थ के लोग तो खड़े हो ही गए, साउथ के लोगों ने कांग्रेस का साथ तब भी नहीं छोड़ा। और अगर आप 77 के रिजल्ट्स को देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में स्वीप किया था जनता पार्टी ने और साउथ इंडिया में स्वीप किया था कांग्रेस ने। लेकिन इंदिरा जी के पराभव का कारण इमरजेंसी बना। लेकिन वो दूसरी बात है कि मोरारजी भाई और जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार का मतभेद हुआ, 1980 में फिर इंदिरा जी बाउंस बैक किया, 84 में फिर कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद रहा। फिर राजीव गांधी के पराभव का कारण वीपी सिंह का उन्हें बोफोर्स के मामले में लपेटना, जबकि आज की तारीख में अगर आप सेना से पूछेंगे तो कहेंगे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तोप हैं तो बोफोर्स हैं। लेकिन चलिए, बदनाम किया गया, राजीव गांधी को बदनाम किया गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम, क्योंकि उनकी जैसी छवि, उनके जैसे पढ़े लिखे नेता 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया और अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, उस समय भारतवर्ष को कोई समस्या इसलिए नहीं हुई कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था। लेकिन उनके खिलाफ क्योंकि कोई ऐसे सबूत नहीं थे बेईमानी के, तो एक प्रपंच रचा गया और अन्ना हजारे के आंदोलन से उनको बदनाम किया गया और उस बदनामी की लहर में चढ़कर मोदी जी 2014 में सत्ता में आए। अच्छा, क्योंकि आरएसएस पूरी तरह से मोदी जी के साथ था, सोशल मीडिया साथ था, पूंजीपति साथ थे, इसलिए मोदी जी के इस प्रगति में सबने साथ दिया और जनता को एक प्रकार से मंत्रमुग्ध कर लिया। अच्छा, इसके बाद मानी बात है कि देखिए, चीजें तो सामने आ ही जाती हैं, लेकिन जब मोदी जी ने निर्णय लेने शुरू किए, नोटबंदी का निर्णय लिया, सबको ये अर्थशास्त्री, पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नोटबंदी तो एक ऐसा कदम है जो किसी भी देश में सफल नहीं हुआ और जितने भी देश के अंदर नोटबंदी इस प्रकार की हुई है वो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लेकिन मोदी जी ने खैर जुमलेबाजी की, सोशल मीडिया, पूंजीपति और सारा गोदी मीडिया उनके साथ था और उस चीज को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। और जो उन्होंने कहा किस कारण से हमने नोटबंदी की है, अभी इतने साल होने के बावजूद उसका फल नहीं मिला। जीएसटी लगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, जीएसटी बढ़ाया गया, खाने पीने की चीजों में जीएसटी लगा दिया गया, गरीब और मध्यम वर्ग से टैक्स वसूला गया, लेकिन गोदी मीडिया, पूंजीपति, सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से जनता को गुमराह किया गया और मोदी जी पे कोई आंच नहीं आई। और इसी प्रकार से ये सारा त्रिकुट और ये सब लोगों ने मिलकर मोदी जी की छवि को बनाने के लिए सब कुछ किया और देश की जनता जब जो देखती है वही मानती है, तो मोदी जी की छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ। राहुल गांधी की छवि पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई, खराब कर दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की और पूरे हिंदुस्तान को ऊपर से नीचे तक और बाएं से दाएं तक उन्होंने किया और जनता से मिले, तो जनता ने महसूस किया कि व्यक्ति वैसा नहीं है जैसे हमें दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी समझा कि इस देश की समस्याएं क्या हैं और इस देश में कितना कल्चरल डिफरेंस है। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई और 2024 में उसका अंतर दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद ये अचानक जो पिछले 2 महीने के अंदर हुआ है और जिस प्रकार से एसआईआर कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने की और उसके बाद राहुल गांधी ने पूरे इंडिया गठबंधन को अपने साथ लेके जैसे उसका पर्दाफाश किया और जैसे उसमें बड़े वीर पत्रकारों ने भी सच्चाई को साथ दिलाने के लिए जिस प्रकार का संघर्ष किया, एफआईआर होने के बावजूद किया, उससे अचानक इतनी ज्यादा मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि जो मोदी जी के साथ हुआ, ये जो मोदी जी का एक पूरा गोदी मीडिया का, पूंजीपतियों का, सोशल मीडिया का पूरा त्रिकुट था, ये फेल कैसे हो गया और मोदी जी की छवि इतनी ज्यादा गिर कैसे गई? सोशल मीडिया जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती थी और जहां पे उनके खिलाफ कोई भी बात करने वाला खदेड़ दिया जाता था, अब सोशल मीडिया की यह हालत हो गई
कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो नदारद हो गए और लोगों ने जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते थे उन्होंने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली और सोशल मीडिया को अपने हाथ में ले लिया। और आज की तारीख में सोशल मीडिया पूरी तरह से उन लोगों के हाथ में आ गया है जो भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों का विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव को लूटा गया है और वोट चोरी की गई है और हर प्रदेश में की गई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बिहार के अंदर एसआईआर के माध्यम से जो किया गया है जनता, और ये तथ्यों के साथ किया, तो ये बड़ी तेज गिरावट अचानक मोदी जी के उसमें आई। अब सवाल उठता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, अमित शाह रिस्पॉन्सिबल हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता रिस्पॉन्सिबल हैं, या कोई दूसरा मंत्री रिस्पॉन्सिबल? इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, मोदी जी के मामले में एक तो उनको एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने विवाह तो किया लेकिन पत्नी के साथ नहीं रहते, उनके कोई बच्चे नहीं है। इसलिए एक तो जो भारतीयों को बड़ा आकर्षित करता है कि बाल बच्चे नहीं है तो किसके लिए बेईमानी करेगा, वो छवि के लिए उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन उन्होंने राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, रेलवे मिनिस्टर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, सबके को किनारे करते हुए हर रोल अपने हाथ में ले लिया मोदी जी। अगर रेल के अंदर कोई वंदे भारत ट्रेन के अंदर झंडी दिखानी है तो मोदी जी ने खुद दिखाई, विदेश में कहीं यात्रा करनी है तो विदेश मंत्री के बाद बजाय मोदी जी गए, रक्षा के मामले में कोई डील करनी है, राफेल जैसी डील करनी है तो खुद जाके की, राजनाथ सिंह को पीछे कर दिया। केवल एक विभाग उन्होंने छोड़ दिया जिसमें मंत्री के काम में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, वो काम था गृह मंत्रालय का, अमित शाह का। तो राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, इन लोगों को तो दोष नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने, या जयशंकर को, इन लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता कि इनकी वजह से मोदी जी का पराभव हुआ। उसके लिए तो मोदी जी ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हैं तो, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से किया। केवल गृह मंत्रालय ऐसा था जिसमें अमित शाह साहब खुद निर्णय ले रहे थे, क्योंकि एक प्रकार से वो मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक हैं। अब देखिए, एक तो जैसे पुलवामा हुआ, और पुलवामा के अंदर 6 साल हो गए, ये नहीं पता चला कि आरडीएक्स कैसे आया, कौन लाया, कोई जांच नहीं हुई, पता नहीं चला, कोई दोषी नहीं हुआ, किसी को दंड नहीं मिला। पहलगांव हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, और ये सारी चीजें अगर कोई इसके लिए किसी पे जिम्मेदारी डाली जा सकती है तो अमित शाह साहब थे। और पहलगांव के अंदर भी ये प्रश्न उठा कि 300 किलोमीटर क्रॉस करके पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे देश के अंदर कैसे आ गए, और गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई, इनकी सुरक्षा क्यों नहीं हुई, उन्हें बचाया क्यों नहीं गया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल अमित शाह साहब डाली गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर मोदी जी की एक प्रकार से अकेले रहने के कारण जो उन्हें एडवांटेज मिलता था, उसका डिसएडवांटेज उन्हें अगर मिला तो किसी और मंत्री की वजह से नहीं, बल्कि अमित शाह साहब की वजह से मिला। अमित शाह साहब ने 2-3 और ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से शायद, अगर आप ढूंढेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है मोदी जी के अचानक इतने बड़े पराभव का, देखिए, पहला, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश के अंदर उसी प्रकार की भावना हुई जैसे पुलवामा के अंदर हुई थी और ऑपरेशन बालाकोट के अंदर हुई थी, तो जनता के अंदर एक उत्साह आ गया था कि हम पाकिस्तान को मसल देंगे। और उसके बाद अचानक 3.5 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया, जबकि हमारी सेनाएं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थीं। वहां एक प्रश्न उठा, और उसके बाद सबको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अमित शाह साहब के पुत्र, भाई बाकी लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि कांवड़ यात्रा निकालो, मस्जिद खोदो, हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन लोगों ने अब ये कहा कि चलिए, मोदी जी तो उस दायरे में नहीं आते, लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह, जो 32-33 साल के हैं, एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, वो बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट चेयरमैन बने और उसके बाद जाके वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के सबसे बड़े पदाधिकारी बन गए, जहां अरबों करोड़ों का खेल होता है, और वो पाकिस्तानी और सारे देशों के खिलाड़ियों के साथ चाय और कॉफी पीते दिखाई पड़े। तो लोगों ने कहा, भाई हमारे बच्चे जो गरीब और मध्यम वर्ग के हैं, उन्हें तो आप कहते हैं हिंदू धर्म को बचाओ, ये
अमित शाह साहब के बेटे क्यों नहीं कर रहे हैं, और अमित शाह साहब के बेटे इतने बड़े पद पे पहुंच गए तो ये तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यहाँ भी चाचा भतीजावाद तो बहुत ज्यादा है, मोदी जी में नहीं है लेकिन अमित शाह साहब में तो है। अच्छा, उसके बाद तुर्रा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कैंसिल नहीं किया गया। एक तरफ तो ये कहती है भारत सरकार, हमारी सरकार, ये हम जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके साथ वार्ता नहीं करेंगे, अगर वार्ता नहीं करेंगे तो क्रिकेट क्यों खेलेंगे। लेकिन वहां पे क्योंकि अमित शाह साहब के बेटे जय शाह साहब इन्वॉल्व हैं, इसलिए क्रिकेट तो खेलेंगे, क्योंकि वहां करोड़ों अरबों रुपए का मामला है। सबसे ज्यादा लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान का देखते हैं। तो एक तो ये जो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच कराने का निर्णय लिया जय शाह साहब ने और अमित शाह साहब के पुत्र ने, उससे एक और नया तुर्रा जुड़ गया। अच्छा, फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बिल्कुल अति ही कर दी और उन्होंने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही दिखाया, और जब लोगों ने बताया, वहां दिखाया कि भाई एक एक मकान में 250-250, 500 लोग हैं, ये कैसा एसआईआर हो रहा है। एसआईआर का मतलब तो पुरानी लिस्ट में करेक्शन करना था, यहां तो करेक्शन के होने के बजाय और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई। बंद मकान, एबंडन्ड मकान में 250-250, 300-300 लोग हैं, मरे जिंदा हो रहे हैं, जिंदा मरे हो रहे हैं, नाम काटे गए, फिर उनको घुसपैठिया बता दिया गया। अरे भाई, जो 6-6, 7-7 पुश्तों से गांव के अंदर रह रहा है और गांव वाले उसको जानते हैं कि कई पुश्तों से वहां पे रहा है और हिंदू है, मुसलमानों को तो चलिए आप आइसोलेट कर देते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं, जबकि वो भी 6-6, 7-7 पुश्तों से उन्हीं गांवों में रह रहे हैं और गांव वाले जानते हैं कि उनकी पुश्तें वहीं पर रह रही हैं। उनको आप घुसपैठिया बता के आपने अपमान करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये जनता के अंदर एक मैसेज चला गया कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं आज तक, जो पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन एसआईआर होने के कारण एक बहुत बड़ा विपदा काल मोदी जी के लिए पैदा कर दिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, जो अमित शाह साहब की चॉइस थी। और अगर पराभव का एक बहुत बड़ा कारण है आज के तारीख में उनकी पॉपुलैरिटी गिरने का, तो उसके पीछे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का बहुत बड़ा, तो पहला एक तो क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान का जो अमित शाह साहब के पुत्र जय शाह साहब करा रहे हैं, और दूसरा एसआईआर कि 1.5 महीने के अंदर एसआईआर करा देंगे। और उसके अंदर जिस प्रकार से बीएलओज ने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि आधार कार्ड को नाम जुड़वाने के लिए यूज किया जाए, वहां बीएलओ उसको मना कर रहे हैं कि जब तक चुनाव आयोग का आदेश नहीं आएगा, हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कुछ नहीं पता है, हमें जब तक आदेश नहीं आएगा हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 दिन केवल बाकी हैं, 1 सितंबर को लिस्ट फाइनल हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आधार कार्ड को यूज नहीं किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से डिफेमेशन वो है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन। तो राजनाथ सिंह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जयशंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेलवे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ काम करने का अवसर ही नहीं मिला। काम करने का अवसर अगर किसी को मोदी जी के अलावा मिला है तो अमित शाह साहब को मिला है, और एक जय शाह साहब, एक पुलवामा और पहलगांव, और एक ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का सारा। तो अगर किसी को ये इंगित किया जा सकता है किसकी वजह से वो चढ़ती हुई ग्राफ मोदी जी की अचानक गिरी है, तो लबो-लबाब ये निकलता है विश्लेषण से, ये मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है आप बताइएगा, कि उसके लिए उनके सहयोगी जिन्होंने मोदी जी के बाद अपना स्थान पाने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी पीछे कर दिया, वसुंधरा राजे को भी पीछे कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को भी पीछे कर दिया, पुराने तपे तपे नाम नेताओं को इसलिए पीछा करने का प्रयास किया जिससे वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकें, और वहीं गलती हो गई। तो मेरे ख्याल से मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर मोदी जी के पराभव का अगर कोई कारण है तो उनके ही गुजरात के उनके सबसे अभिन्न सहयोगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।